हेलो स्टूडेंट्स, हम आज मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे। अब कुछ टाइम बाद हम फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 9th और 10th की और 11th की, जिसमें अगर आप उसके कंप्लीट लेक्चर कर लेते हैं तो अगर ये आप 9th या 10th क्लास में हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। मैं उसके कुछ टाइम बाद PDF प्रोवाइड करूँगा और हमारी वेबसाइट पे काम चल रहा है तो उस पर कुछ टाइम बाद PDF आने लगेंगी फ्री में। तो अब इसके लिए आप ये है कि जो चैनल है उसे औरों को ज़रूर बताएं जो ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि कोरोना टाइम में पढ़ाई नहीं हो रही है और मोस्टली स्टूडेंट्स है ना पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ औरों को ज़रूर बताएं। अब हम ये क्यूबॉइड स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड के बेसिक्स के लिए हम अगर देखें तो क्यूबॉइड जो होता है वो इस शेप का होता है। यहाँ पर ये क्यूबॉइड के 6 सरफेस होते हैं। मैं एक बार काउंट करके दिखाता हूँ। जैसे ये 1 सरफेस फर्स्ट ये वाला है 1 2 3 4 सरफेस और ये 5 और ये 6 सरफेस होते हैं। और हर एक सरफेस की जो शेप होती है वो रेक्टेंगल शेप होती है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल शेप। यहाँ पर मैंने एक और क्यूबॉइड लिया हुआ है ये वाला, इसमें मेज़रमेंट लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर जो टोटल सरफेस अभी मैंने बताया कि टोटल सरफेस 6 होते हैं और जो एज होते हैं वो 12 होते हैं। अब एज क्या होते हैं, जैसे ये किनारी है यहाँ पर इसे एज बोलते हैं, यहाँ ये वाली किनारी। तो ये 1 2 3 4। अब ये 4 एज ऊपर हैं तो 4 एज नीचे होंगे ना, ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि शेप सेम है। तो 4 एज ऊपर 4 नीचे 8 हो गए। और ये 4 एज 1 2 3 4 एज ये, तो ये खड़े एज जो होते हैं हाइट वाले एज ये भी 4 होते हैं। तो 4 ऊपर के एज 4 नीचे के एज और साइड के 4 एज, तो टोटल एज जो होते हैं इसमें वो 12 होते हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होता है कॉर्नर। जैसे ये कॉर्नर है तो यहाँ पर अगर हम देखें ये कॉर्नर, तो इसका एक ये वाला कॉर्नर है 1 2 ये वाला 1 2 3 4। अब 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर इसके बिल्कुल जस्ट नीचे। तो यहाँ पर 4 कॉर्नर नीचे वाले 4 कॉर्नर ऊपर वाले, तो इसके कॉर्नर या वर्टेक्स जो हो जाते हैं वो 8 हो जाते हैं। आगे इसमें अगर हम क्यूबॉइड में देखें तो शेप ऑफ सरफेस जो होती है वो रेक्टेंगल शेप होती है। हर एक की शेप जो है वो रेक्टेंगल है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो सारे सरफेसेस की जो शेप है वो रेक्टेंगल सरफेस शेप है यहाँ पर। आगे अगर हम इसकी डायगोनल की बात करें, जो सरफेस है यहाँ पर अभी हमने काउंट करे कि 6 सरफेस हैं, तो इस वाले सरफेस का ये वाला डायगोनल जो होगा इसे सरफेस डायगोनल बोलेंगे। अब यहाँ पे एक इस वाले सरफेस का एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, तो एक सरफेस के 2 डायगोनल होंगे यहाँ पर। अब टोटल सरफेस हैं 6, तो इसीलिए जो टोटल डायगोनल्स हो जाएंगे वो 2 × 6 मतलब 12 हो जाएंगे। अभी हमने देखा कि टोटल सरफेस जो थे वो 6 थे, तो टोटल सरफेस 6 यहाँ पर। और जो एक सरफेस के डायगोनल हैं वो 2 डायगोनल हैं, तो 2 × 6 से यहाँ पे 12 जो आ जाएंगे ये सरफेस डायगोनल आ जाएंगे। अब मेन डायगोनल क्या होता है, जैसे सपोज़ करो ये वाला वर्टेक्स है और यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट ये वाला वर्टेक्स है, तो इन दोनों वर्टेक्स को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट वर्टेक्स को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर उस डायगोनल को मेन डायगोनल कहेंगे, जिसकी लेंथ √L² + B² + H² होती है। मैं अभी इसे प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स हैं वो 8 वर्टेक्स हैं और ये मेन डायगोनल जो आ रहा है 2 वर्टेक्सों को मिला के बनना है। इस वाले को इससे मिलाएंगे, इस वाले को इससे मिलाएंगे, इस वाले को इससे मिलाएंगे और इसे इससे मिलाएंगे। तो 8 वर्टेक्स हैं, 2 वर्टेक्स से एक डायगोनल जा रहा है, तो इसीलिए 4 डायगोनल होंगे। तो मेन डायगोनल जो होते हैं वो 4 मेन डायगोनल होते हैं। यहाँ पर एक बार इमेजिन कर लेना, इमेजिन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। आगे एरिया ऑफ ईच सरफेस। अब यहाँ पर जो सरफेस है हर एक सरफेस की जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ से हम हर एक सरफेस का एरिया निकाल लेंगे और अगर हर एक सरफेस के एरिया को हम ऐड कर देते हैं तो उससे टोटल सरफेस एरिया आ जाता है यहाँ पर।
तो टोटल सरफेस एरिया अब मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने ये L लिया हुआ है, ये H लिया हुआ है और यहाँ पर ये B लिया हुआ है। तो इस वाले सरफेस का जब मैं एरिया निकालूंगा इस वाले सरफेस का, तो L इंटू बी हो जाएगा। जितना सरफेस का एरिया इसका है, इसके अपोजिट जो सरफेस होगा नीचे वाला, उसका भी एरिया इतना ही होगा। तो दो सरफेसेस का एरिया, एक का इसका L इंटू बी, उसका L इंटू बी, तो 2L इंटू बी आ जाएगा यहाँ पर सरफेस एरिया ऊपर का और नीचे का। अब इस वाले पार्ट की बात करें, ये वाला जो पार्ट है यहाँ, ये L है और ये H है, तो इसका जो एरिया आएगा L इंटू एच आएगा और नीचे वाले का भी L इंटू एच आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो सरफेस है ये वाला, ये B है, तो इसका B इंटू एच आएगा, क्योंकि ये हाइट है तो नीचे वाले का B इंटू एच हो जाएगा, तो 2BH हो जाएगा। तो 6 सरफेस हो गए यहाँ पर। एक का L इंटू बी ऊपर वाले का, तो उसके नीचे वाले का BL इंटू बी, तो 2L इंटू बी, 2BH 2HL। तो सारे एरियाज़ को ऐड कर देंगे किसी भी शेप के, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। जैसे एग्जांपल ये सिलेंडर है, सिलेंडर के जो सरफेस हैं, एक ये सर्कुलर सरफेस है और ये सर्कुलर सरफेस है। तो सर्कुलर सरफेस का एरिया एक का पाई आर स्क्वायर होता है। अब दो सरफेस हैं, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का जो एरिया होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ से अगर 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस एच आ जाता है। तो इसी तरह से अगर किसी भी शेप का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है तो वहाँ पर उसके सारे सरफेसेस के एरियाज़ को ऐड कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारी मेंसुरेशन ख़त्म करेंगे। और अगर NCERT का 9th 10th या लोअर क्लासेस का या अपर क्लासेस का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे बाद में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें इमेजिन करना आता है उसके बारे में। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो उसका खड़ा सरफेस एरिया होता है, मतलब खड़ी वॉल्स का। जैसे कमरा होता है तो उसकी वॉल्स के सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब जो ये क्यूबॉइड है, इसकी हाइट h है। जब इसकी हाइट h है यहाँ पर, और इस वाले सरफेस को अगर हम देखें, इसकी लेंथ l है, तो इसका एरिया l इंटू एच हो जाएगा और इसके अपोजिट का वॉल का एरिया l इंटू एच हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली b है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका b इंटू एच हो जाएगा और इसका भी b इंटू एच हो जाएगा। तो इन अपोजिट सरफेस 4 वॉल्स हैं, तो चारों का एक का 2HL प्लस 2BH हो जाएगा। अगर यहाँ से 2H कॉमन लेंगे तो ये L प्लस B हो जाएगा। आगे वॉल्यूम, जो वॉल्यूम निकालते हैं वो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट होता है किसी भी शेप का। उस शेप का मेनली जो जिसकी शेप है ना, जिसका एरिया नीचे का बेस जैसा है वैसा ही ऊपर का है। जैसे क्यूब जो होता है उसका बेस सेम होता है यहाँ पर, मतलब जैसा नीचे का वैसा ऊपर का। तो इस तरह की शेपों का जो एरिया वो वॉल्यूम निकालते हैं वो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ही होगा हमेशा। तो यहाँ पर अगर सपोज करो कोई बेस दिया हुआ है तो वहाँ से बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आगे, इफ़ेक्ट ऑफ मेल्टिंग। इफ़ेक्ट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है? जैसे सपोज़ करो एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है, मतलब एक को क्यूबॉइड को मेल्ट करके हम दूसरा क्यूबॉइड बनाते हैं, तो वहाँ पर याद रखना है कि वॉल्यूम सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के अंदर आता है, वो एक चीज़ को पिघला कर दूसरी बनाएंगे तो वो सेम रहेगा। आगे है यहाँ पर। और एक और चीज़ कि सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, किसी गिवन शेप का सरफेस एरिया मेल्ट करने पर चेंज हो जाएगा। आगे इफ़ेक्ट ऑफ कटिंग, अगर हम किसी चीज़ को कट करते हैं, इस क्यूबॉइड को बीच में से कट कर दें तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और इसका सरफेस एरिया। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबॉइड, अगर सपोज़ हम 2 क्यूबॉइड को मिला दें तो वो वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है या वॉल्यूम पूछ सकता है। वॉल्यूम के लिए टोटल वॉल्यूम दोनों का अलग अलग ऐड कर देंगे, और सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो एरियाज़ छिप गए हैं उन्हों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सारी सरफेसेस के एरियाज़ को ऐड कर देंगे। तो ये याद रखना है, जो सरफेस ढक गए हैं उन्हों के एरियाज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। NCERT में इस तरह का क्वेश्चन भी है। ओके।